यहाँ से इकाई पोलिंग क्या हो जाएगा, वो इकाई मूल्यांकन बाय 2.8 जो मूल्यांकन की है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसकी भी डिसएडवांटेज है, तो इसकी भी डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, इसकी डिसएडवांटेज में फर्स्ट है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्यू एलिमेंट्स की नॉन होती है, सब एलिमेंट्स की नहीं पता है। जब तक हमें आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नहीं पता होगा तब तक मूल्यांकन के अकॉर्डिंग हम क्या नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्यू एलिमेंट्स की नॉन है, और साथ में ये वैल्यूज होती हैं चेंज करती हैं एलिमेंट की वैलेंस स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होती रहती है, तो ये वाला ये इसकी डिसएडवांटेज है। यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, इन दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे है वो भी बता देती हूँ मैं अभी। देखो अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमने क्या किया है, एनर्जी सप्लाई की है, उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, जितनी ज़्यादा क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन उतनी स्ट्रॉन्गली हेल्ड है बाय न्यूक्लियस। ठीक है, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना क्या है मुश्किल। मुश्किल क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली हेल्ड है, इट मीन्स स्ट्रॉन्गली हेल्ड है, तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो इस केस में जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है उतनी ही ज़्यादा। पता चला, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आयनाइजेशन के डायरेक्टली है। सेकेंड बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, मतलब जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसको एक्सेप्ट करने की, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो जितनी ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, तो ये सेकेंड स्केल है मूल्यांकन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ओलरेड एंड रोको स्केल। तो ओलरेड एंड रोको स्केल, इस वाले केस में जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इसके ऊपर हमारी क्या बेस्ड होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वो कैसे होगी वो देखो, ये हमारा क्या है, एटम है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी है जिसे अट्रैक्ट करना, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो ये वाला है, ये दर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम क्या है, एक ए है, ये मान लेते हैं बी है, दो एटम से कोई भी दो एटम है, तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इससे ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला न्यूक्लियस भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा फोर्स होगा अट्रैक्ट करने का, ठीक है, उसकी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन ही क्या थी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस न्यूक्लियस से ज़्यादा फोर्स क्या होगा, फील होगा, जो भी न्यूक्लियस है ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस फैक्टर के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, और फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, अगर उस केस में हम क्या निकाले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या होता है, अगर ये Q1 है, ये हमारा Q2 है और R इनके बीच का क्या है, सेपरेशन, तो इसको कूलम के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा इन दो के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हुआ, E, और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, ZE। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो कैसे लिख सकते हैं हम, E इंटू
ZE डिवाइडेड बाय, अगर ये डिस्टेंस मान लेते क्या है R, तो R स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा फोर्स क्या हो जाएगा जेड स्टार ई इंटू में ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जेड स्टार मीन्स क्या है, यहाँ पे जेड होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज और जेड स्टार क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो हमारा क्या आया था, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्हें न्यूक्लियस का इन इनर इलेक्ट्रॉन्स के कारण इन्हें एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता, बट कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस होता है जेड इफेक्टिव। तो फोर्स में क्या आ जाएगा जेड इफेक्टिव इंटू ई, तो हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज और ई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर इस फोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो कौन सा है ये वाला फॉर्मूला काई इक्वल टू 0.359 जेड स्टार बाई आर स्क्वायर प्लस में 0.744। तो ये था ओल्ड्रेड एंड रोको स्केल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस फॉर्मूले से इस रिलेशनशिप से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी भी डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इस वाले फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत पड़ रही है रेडियाई की। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिसकी इक्विवेलेंट रेडियाई अवेलेबल नहीं थी, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये होगी। सेकंड क्या है, इसमें हम क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे निकालते हैं स्लेटर्स रूल से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो स्लेटर्स रूल होता है फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है एम्पेरिकल होता है। तो ये इसके जो दो हैं ये मेन डिसएडवांटेज है, बट ये औरों के कंपैरिजन में इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो क्या थी कंपैरेटिवली लेस एलिमेंट्स के लिए नोन थी। ठीक है, कोवलेंट रेडियाई फिर भी मिल जाती है एलिमेंट्स की, बट जो आयनाइजेशन एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो बहुत ही कम एलिमेंट्स की नोन थी। तो उन केसेस में हम क्या नहीं निकाल पा रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो फोर्थ इज सैंडरसन स्केल। फोर्थ कौन सा है सैंडरसन स्केल। तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी रेशो, और स्टेबिलिटी रेशो होती है रेशो होती है किसका स्टेबिलिटी रेशो क्या होती है 1 सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी रेशो पे, और स्टेबिलिटी रेशो क्या होती है रेशो होती है एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। D इज एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइडेड बाय DI, और DI क्या होती है आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइपोथेटिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी D। और क्या आता है देखो यहाँ जो फॉर्मूला होगा मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये वाला लास्ट देखो स्टेबिलिटी यहाँ पे काई जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे काई हाफ इज इक्वल टू 0.21 स्टेबिलिटी रेशो प्लस 0.77। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसने दिया है सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इसमें जो काई डिपेंड करी वो किसके ऊपर स्टेबिलिटी रेशो। स्टेबिलिटी रेशो हमारी क्या होती है D/DI। ठीक है, और D क्या होती है एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। D क्या होती है एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और DI क्या होती है DI होती है आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइपोथेटिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस एटम। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी रेशो। स्टेबिलिटी रेशो होती है एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइपोथेटिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक गैस एटम्स। ठीक है, और जो D होती है ना एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है 3Z/4πr²। मीन्स अगर हम डायरेक्ट बात करें तो काई को लास्ट में जाके किसके ऊपर डिपेंड करा है D पे। काई डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी रेशो पे, फिर स्टेबिलिटी रेशो डिपेंड करेगा D पे। मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेस्ड होती है ऑन कॉम्पैक्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्राउड्स अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे जो काई डिपेंड करेगी वो किस पे एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें वो कौन सा है मूलिकन एंड ज़ाफी स्केल। तो ये वाला हमारे अब टेक्स्ट बुक में है सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। 4 जो मेन है वो कौन से है पाउलिंग स्केल, सेकंड वन इज मूलिकन स्केल, एंड थर्ड वन इज ओल्ड्रेड एंड रोको स्केल, एंड फोर्थ इज सैंडरसन स्केल। तो पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो हमने बताया मैंने अभी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, सेकंड मूलिकन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज का सम का एवरेज ले देंगे। तो थर्ड इज ओल्ड्रेड एंड रोको स्केल, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। एंड फोर्थ कौन सा है हमारा
फोर्थ इज सैंडरसन स्केल। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है देखो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। तो ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वाले में बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, सेकंड वाले में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्थ में क्या हो जाएगा सैंडरसन में एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो 3-4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करती है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एटम्स की इंक्रीज करती है, ठीक है, जैसे ही क्या करेगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से वहाँ पे क्या होगा, टेंडेंसी होगी जो एलिमेंट की शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जिससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज। ये देखो ये थ्यूलियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे कितनी है 1.62, अगर थ्यूलियम +3 में है तो 2.04, वैसे ही टिन है +2 में तो 1.80, टिन +4 में तो 1.96। मीन्स देखो जैसे डाउन जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल इंक्रीज। ये था कैटायन का केस, ठीक है। अगर एनायन की बात करें, एनायन में क्या हो जाएगी, एनायन के केस में उल्टा हो जाएगा, जैसे ही चार्ज इंक्रीज करेगा, चार्ज कौन सा होगा एनायन में, एनायन में होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन है जिसको अट्रैक्ट करेगा वो भी नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो टेंडेंसी यहाँ पे क्या कर जाती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एनायन के केस में डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। एनायन के केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग नेगेटिवली चार्ज ऑन आयंस। सेकंड फैक्टर क्या है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, एक होता है S, एक P, एक D और एक F। हमें पता है पेनिट्रेशन क्या होती है, S की सबसे ज़्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, P न्यूक्लियस के थोड़ी, P की D से ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है, D की किससे होती है, F की। ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा है, पेनिट्रेटिंग पावर का। तो S की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होने के कारण वो क्या कहाँ रहेगा, ये अगर न्यूक्लियस है छोटा सा और ये S का क्लाउड है तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, ज़्यादा क्लोज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन भी क्या कर जाएंगी, बढ़ जाएंगे। तो जहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि S है, S का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस के क्लोज होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो इन्होंने देखा है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन। मीथेन क्या होता है CH4, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इथाइलिन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐसे ही यहाँ पे है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, डबल बॉन्ड नहीं करता, तो 1 2 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट 1 2 सिंगल बॉन्ड, ये पाई है ये भी पाई है, सिग्मा बॉन्ड से हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। यहाँ पे 3 सिग्मा थे तो यहाँ पे sp2। CH4 में चारों ही क्या होते हैं, C1 2 3 4, चार ही क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो अब देखो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये रहा CH ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 में sp3 है, मीन्स S करेक्टर कितना है 25%। sp2 में क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा 100 में से एक पार्ट तो S का और 2 पार्ट P के हैं तो 33, 3 पार्ट बनाने ना 100 के, 2 और 1 3, देखो sp3 में 3 और 1 4 पार्ट बनाए तो 25% S का और 75 P का। sp2 में 3 पार्ट बनाने 100 के तो 33, तो एक तो S है, एक 33 और 2 33 P हैं, ठीक है। तो 33 S है और P कितना हो जाएगा 66। यहाँ पे 100 के 2 पार्ट